नमस्कार, करंट न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। संविधान में 105वीं बार होगा संशोधन। संसद के दोनों सदनों से 127वां संशोधन विधेयक पारित। ओबीसी लिस्ट बनाने को लेकर राज्यों की शक्तियों पर अब तस्वीर साफ। क्लाइमेट चेंज पर आईपीसीसी की ताज़ा रिपोर्ट जारी। अगले 20 सालों में और बढ़ सकता है धरती का तापमान। आर्कटिक बर्फ पर मंडरा रहा है खतरा। मारबर्ग वायरस से पश्चिमी अफ्रीका में मौत का पहला मामला आया सामने। इबोला की तरह ही खतरनाक है यह वायरस। बुखार के साथ रक्तस्राव का बना रहता है खतरा। देश में बुजुर्गों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बताने के लिए इंडेक्स जारी। बुजुर्ग आबादी वाले स्टेट्स में राजस्थान ने मारी बाजी। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर जारी करती है यह इंडेक्स। और यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर भारत डायनामिक्स लिमिटेड और यूपीईआईडीए के बीच करार। झांसी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर बनी रजामंदी। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 400 करोड़ का निवेश करेगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इन दिनों ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिर छाया हुआ है और इसकी मुख्य वजह है 127वां संविधान संशोधन बिल। बड़ी बात यह है कि इस बिल को दोनों सदनों ने बिना किसी हंगामे के पास कर दिया है। अब राष्ट्रपति की सहमति मिलने और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने पर संविधान में 105वां संशोधन हो जाएगा। इस संशोधन बिल के जरिए 3 अनुच्छेदों 338B, 342A और 366 में कुछ बदलाव होंगे। बिल में जिस तरह के शब्दों को रखा गया है उससे मोटा मोटी एक बात समझ में आती है कि ओबीसी की लिस्ट तैयार करने में राज्यों की जो पावर है उसे अब स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन यह बात स्पष्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल मराठा आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि ओबीसी लिस्ट में कोई जाति शामिल होगी या नहीं, यह तय करने का अधिकार केवल केंद्र को है। दूसरी तरफ 102वें संशोधन अधिनियम के जरिए संविधान में जो बदलाव हुए थे उनमें राज्य की इस तरह की शक्ति का साफ साफ जिक्र नहीं किया गया था। लिहाजा इस बिल पर सरकार का कहना है कि वह नए संशोधन बिल के जरिए 102वें संविधान संशोधन की मंशा को और स्पष्ट करना चाहती है। अब इस नए बिल के जरिए संविधान में क्या नए बदलाव होने वाले हैं उन पर नजर डालते हैं। पहला, अनुच्छेद 342A में एक और खंड 3 जोड़ा जाएगा, जिसके तहत अब राज्य सरकार भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अपनी सूची बना सकेगी। वहीं इस अनुच्छेद के खंड 1 में भी बदलाव होगा। अब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की केंद्रीय सूची को केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए ही माना जाएगा। इसके अलावा खंड 2 के प्रावधान को और स्पष्ट करने के लिए एक स्पष्टीकरण भी जोड़ा गया है। दूसरा, संशोधन के बाद आर्टिकल 338B(9) की कोई बात अनुच्छेद 342A के खंड 3 पर लागू नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि राज्यों को इस वर्ग के लिए पॉलिसी बनाने के मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से राय लेने की जरूरत नहीं होगी। तीसरा बदलाव अनुच्छेद 366 के 26C में होगा। यहाँ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग से जुड़ी परिभाषा को बदला जाना है। बता दें कि अनुच्छेद 338B और 342A 102वें संशोधन अधिनियम के जरिए 2018 में जोड़े गए थे। वहीं अनुच्छेद 366 में खंड 26C भी इसी संशोधन अधिनियम के जरिए जोड़ा गया था। जो लोग PMUY यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कवर नहीं हो पाए उनके लिए सरकार ने इसका दूसरा चरण शुरू किया है। हालांकि इस बात की घोषणा केंद्र ने अपने हालिया बजट में पहले ही कर दी थी। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से इस योजना को शुरू किया गया है। बता दें कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के ही बलिया जिले से हुई थी। इसका मकसद बीपीएल घरों की 5 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराना था। बाद में से 2018 तक के लिए बढ़ा दिया गया और 8 करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया। साथ ही महिला लाभार्थियों के लिए 7 और कैटेगरीज को जोड़ दिया गया। इसमें शामिल हैं SC/ST, PM आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, अति पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासी और द्वीपीय क्षेत्र। सरकारी आंकड़ों की माने तो भारत में लगभग 24 करोड़ घर हैं, जिनमें 10 करोड़ घरों में अभी भी एलपीजी कनेक्शन नहीं है। फिलहाल इस योजना के तहत 7 करोड़ घरों तक यह सुविधा दी जा चुकी है। उज्ज्वला 2.0 के तहत
और 1 करोड़ घरों का टारगेट रखा गया है। इस चरण में सरकार कम आय वाले घरों को डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराएगी। इसी के साथ सिलेंडर जब पहली बार रिफिल होगा तो सरकार ही उसका खर्च देगी। वहीं एक हॉट प्लेट यानी गैस चूल्हा भी मुफ्त दिया जाएगा। दूसरे चरण की खास बात यह भी है कि अब नामांकन के लिए कम से कम कागजी कार्रवाई की जरूरत होगी। प्रवासी लोगों को अब नामांकन के लिए अपना राशन कार्ड या एड्रेस प्रूफ नहीं देना होगा। हालांकि फैमिली डिक्लेरेशन और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन की जरूरत होगी। देश का पहला इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम अक्टूबर में आयोजित होगा। इंटरनेट से जुड़ी जो भी शिकायतें हैं उन पर चर्चा करने के लिए यह फोरम एक बड़े मंच के तौर पर काम करेगा। निक्सी और इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मिलकर हाल ही में इस फोरम की घोषणा भी कर दी है। यह एक 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा जिसकी शुरुआत 20 अक्टूबर से होने जा रही है। इसकी थीम इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया रखी गई है। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम को जानने से पहले हमें इंटरनेट गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इंटरनेट गवर्नेंस का संबंध ऐसे रूल्स, पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस से है जो ग्लोबल साइबर स्पेस को सही आकार देने में मददगार हैं। पूरी दुनिया में इंटरनेट व्यवस्था कुछ डेटा कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल से मैनेज होती है। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और डोमेन नेट सिस्टम्स आदि। इंटरनेट गवर्नेंस हमेशा से WSIS यानी वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी का बड़ा मुद्दा बना रहा है। इसे देखते हुए ही WSIS ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को IGF का विचार दिया था। 2006 में UN महासचिव ने IGF की घोषणा की। साल 2021 में 6 से 10 दिसंबर के बीच पोलैंड के कैटोविस में IGF की 16वीं बैठक होने जा रही है। इस बार की थीम है इंटरनेट यूनाइटेड। खबर की शुरुआत में हमने निक्सी नाम के एक संगठन का जिक्र किया था। बता दें कि निक्सी का पूरा नाम नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। निक्सी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। देश में घरेलू नेटवर्क में रूटिंग के उद्देश्य से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ संपर्क के लिए इस संगठन को स्थापित किया गया था। समुद्री सुरक्षा को लेकर संयुक्त राष्ट्र में पिछले दिनों एक चर्चा हुई। इस चर्चा को इनहैंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी अ केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन नाम दिया गया था। खास बात यह रही कि इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस वर्चुअल बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी हिस्सा लिया। चर्चा खत्म होने के बाद भारत की तरफ से एक प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट सामने रखा गया, जिसे UNSC ने पास कर दिया है। इस स्टेटमेंट में भारत ने फिर दोहराया है कि मैरीटाइम एक्टिविटीज से जुड़े कानून UN क्लॉज ही बनाता है। UN क्लॉज से यहाँ मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी से है। मैरीटाइम से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए 1982 में इस कन्वेंशन को अपनाया गया था। इस कन्वेंशन के तहत ही समुद्री क्षेत्रों को क्षेत्रीय सागर, कंटीजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सीज जैसे क्षेत्रों में बांटा गया है। इस कन्वेंशन के जरिए 3 संस्थाएं बनाई गई हैं: इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी और द कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। समुद्री सुरक्षा पर हुई इस चर्चा में श्री मोदी ने 5 बड़ी बातें सामने रखी हैं जो मुख्य परीक्षा के लिहाज से आपके लिए अहम हो सकती हैं। उन्होंने मैरीटाइम ट्रेड में बैरियर्स हटाने पर जोर दिया है। इस दौरान सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पहल का भी जिक्र किया गया। सागर इनिशिएटिव को 2015 में भारत ने सामने रखा था। भारत ने मैरीटाइम से जुड़े विवादों में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर जोर देने की बात कही है। इसके अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स से मैरीटाइम को होने वाले खतरों से निपटने के लिए भारत ने संयुक्त प्रयासों की तरफ इशारा किया है। प्रधानमंत्री ने इस 5 सूत्रीय फ्रेमवर्क में सामुद्रिक पर्यावरण संरक्षण पर खासा बल दिया। वहीं मैरीटाइम रिसोर्सेज को बचाने पर ध्यान खींचने की भी कोशिश की गई। अंत में वैश्विक मामलों के विकास की बात उन्होंने कही है ताकि मैरीटाइम ट्रेड को तेजी दी जा सके। इसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करनी होगी। तमाम कोशिशों के बाद भी पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी जारी रह सकती है। दरअसल IPCC ने हाल ही में अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में इस बात को लेकर चेताया है। रिपोर्ट का नाम है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। हालांकि छठी असेसमेंट रिपोर्ट का फिलहाल अभी पहला भाग ही रिलीज हुआ है। अब रिपोर्ट पर आते हैं। रिपोर्ट में साफ किया गया है कि अगर उत्सर्जन में तेजी से कमी नहीं की गई तो तापमान यूं ही बढ़ता रहेगा।
अगले 20 सालों के भीतर वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं इस सदी के मध्य तक आते आते यही आंकड़ा 2 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड का जितना उत्सर्जन हो रहा है वह कम से कम 2 मिलियन वर्षों में सबसे ज़्यादा है। 19वीं सदी के दूसरे हाफ में अब तक इंसान 2400 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर चुके हैं। इसमें भी सबसे बड़ी वजह जीवाश्म ईंधन को जलाया जाना है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि अगर बीते 1,25,000 सालों पर नज़र डालें तो पिछला दशक सबसे ज़्यादा गर्म रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा असर आर्कटिक बर्फ पर देखा जा सकता है। पिछले 1000 सालों में आर्कटिक बर्फ का स्तर फिलहाल सबसे कम है। आईपीसीसी ने इस बात को लेकर आगाह किया है कि हर आधा डिग्री वृद्धि के साथ हॉट एक्सट्रीम्स, बाढ़ और भारी वर्षा के मामले भी बढ़ते जाएंगे। आपको बता दें कि आईपीसीसी क्लाइमेट साइंस रिपोर्ट हर 7 सालों में जारी करता है। 1990 में पहली रिपोर्ट जबकि 2013 में इसकी 5वीं रिपोर्ट जारी हुई थी। आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन 1988 में हुआ था। इसका गठन विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने मिलकर किया था। मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान संबंधी एस्पेक्ट्स को समझना आईपीसीसी का काम है। आईपीसीसी संयुक्त राष्ट्र की ही एक संस्था है। आईपीसीसी इसके अलावा जो और दूसरी रिपोर्ट जारी करता है उसमें शामिल हैं मैथडोलॉजी रिपोर्ट ऑन शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट फोर्सर्स, क्लाइमेट चेंज एंड लैंड, द ओशन एंड क्रायोस्फीयर इन चेंजिंग क्लाइमेट। प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए 2 बड़े संगठन एक पैक्ट के साथ जल्द ही जुड़ने वाले हैं। ये संस्थान है CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। माना जा रहा है कि यह पैक्ट इसी साल सितंबर में लॉन्च होगा। यह पैक्ट एशिया में अपनी तरह का पहला ऐसा पैक्ट है। अनुमान है कि इस पैक्ट के जरिए रिसाइकलिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ेगा। साथ ही उम्मीद है कि रिसाइकल किए जा चुके पदार्थों की मांग भी तेजी पकड़ेगी। इंडिया प्लास्टिक्स पैक्ट एक ऐसी पहल है जो वैल्यू चेन से प्लास्टिक को कम करने के लिए बिजनेस, सरकार और NGO को एक मंच पर लाती है। बता दें कि इस पैक्ट को यूके स्थित एक NGO WRAP का समर्थन है। WRAP वैश्विक स्तर पर काम करने वाला गैर सरकारी संगठन है। वहीं 2018 में यूके में लॉन्च हुए पहले प्लास्टिक्स पैक्ट में भी WRAP की भूमिका रही है। चूंकि WRAP से भारत के इंडिया प्लास्टिक पैक्ट को भी समर्थन है, इसलिए यह पैक्ट इस तरह के दूसरे ग्लोबल पैक्ट से भी जुड़ सकेगा। भारत का यह पैक्ट EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। वहीं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी यह कारगर साबित हो सकता है। बता दें कि EPR के तहत प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी कचरे को पर्यावरणीय ढंग से डिस्पोजल करने तक की होती है। प्रोजेक्ट रीप्लान इन दिनों चर्चा में है। दरअसल KVIC द्वारा विकसित प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर को सरकार ने अब पेटेंट दे दिया है। पेटेंट सर्टिफिकेट KVIC के जयपुर स्थित कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट को सौंपा गया है। KVIC ने प्रोजेक्ट रीप्लान के तहत ही 2018 में यह पेपर विकसित किया था। प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर प्लास्टिक कचरे को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। KVIC इस पेपर में दोनों तरह की पॉलीथीन का इस्तेमाल करता है, चाहे वह हाई डेंसिटी वेस्ट पॉलीथीन हो या लो डेंसिटी वेस्ट पॉलीथीन। इससे न केवल पेपर में मजबूती आती है बल्कि लागत भी लगभग 34% तक कम होती है। इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि इसे रिसाइकल किया जा सकता है। पेपर की मदद से KVIC अब कैरी बैग और लिफाफे आदि बना रहा है। तमाम नियमों के बाद भी देश में पॉलीथीन का इस्तेमाल कम नहीं हो रहा है। ऐसे में यह प्रोडक्ट पॉलीथीन कचरे के सही इस्तेमाल की तरफ एक बेहतर पहल है। बता दें कि प्रोजेक्ट रीप्लान की शुरुआत भी KVIC ने ही की थी। इसका पूरा नाम है रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर। यह देश का एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत हैंडमेड पेपर बनाने के लिए प्लास्टिक कचरे को डीस्ट्रक्चर, डिग्रेड और डाइल्यूट किया जाता है। KVIC यानी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 1956 के एक कानून के जरिए हुई है। KVIC का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और दूसरे उद्योगों को बढ़ावा देना है। गिनिया में मार्बर्ग वायरस के चलते पहली मौत का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि इस वायरस से यह पश्चिमी अफ्रीका में भी मौत का पहला मामला है। WHO के मुताबिक मार्बर्ग वायरस का असर लगभग इबोला वायरस की तरह ही है। इस वायरस से सबसे बड़ा खतरा हेमोरेजिक फीवर का है।
इसमें रक्तस्राव भी हो सकता है। इस वायरस से फैटेलिटी रेट यानी मौत होने की दर 80% तक की है। सिर दर्द, खून की उल्टियाँ होना, मांसपेशियों में दर्द और रक्तस्राव होना इस वायरस के मुख्य लक्षण हैं। एक इन्फेक्टेड व्यक्ति के रक्त या द्रव पदार्थ के संपर्क में आने से यह वायरस दूसरे इंसानों में भी फैल सकता है। इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 21 दिन तक का हो सकता है। बता दें कि 1967 में जर्मनी के मार्बर्ग एवं फ्रैंकफर्ट और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में इस तरह के बढ़ते मामलों के बाद इस बीमारी की पहचान की गई थी। इसके बाद अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या और दक्षिण अफ्रीका में इसके मामले दर्ज हुए थे। WHO के मुताबिक शुरुआती दौर में मार्बर्ग वायरस के मामले उन लोगों में पाए गए थे जो ऐसे खदान क्षेत्र के संपर्क में रहे जहां बड़ी संख्या में चमगादड़ों का आवास रहा हो। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने पिछले दिनों एक खास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेटेंट दिया है। यह पहला मौका है जब किसी AI सिस्टम को आविष्कारक का दर्जा दिया गया है। इस AI सिस्टम का नाम है DABUS दाबूस, यानी डिवाइस फॉर द ऑटोनॉमस बूट स्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंसियंस। दाबूस ने फूड कंटेनर्स की इंटरलॉकिंग से जुड़ा इनोवेशन किया है, जिससे अब रोबोट्स को इन पर पकड़ बनाने में आसानी होगी। ये फूड कंटेनर्स फ्रैक्टल जियोमेट्री पर काम करते हैं। फ्रैक्टल जियोमेट्री ज्यामितीय गणित की ही एक शाखा है जिसका संबंध प्राकृतिक आकारों से है, जैसे किसी पेड़, पहाड़ या नदी का आकार। वहीं क्लासिकल ज्योमेट्री को हम त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, शंकु आदि के आकार के संबंध में जानते हैं। बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग से जुड़े एक शख्स स्टीफन थैलर ने दाबूस को विकसित किया है। यह मशीन एक इंसानी दिमाग की तर्ज पर काम कर सकती है और आविष्कार करने में सक्षम है। इस तरह की मशीन को अमूमन क्रिएटिविटी मशीन भी कहा जाता है। क्रिएटिविटी मशीन्स डेटा प्रोसेस करने के साथ साथ उसका विश्लेषण भी कर सकती हैं। इसके आगे खुद की प्रोग्रामिंग से सीखने की क्षमता भी इन मशीन्स में होती है। प्रोग्रामिंग से सीखने की क्षमता को मशीन लर्निंग कहा जाता है। एक बार किसी मशीन में अगर यह चरण शुरू हो जाता है तो वह बिना किसी इंसानी मदद के खुद ही क्रिएशन यानी सृजन करने में सक्षम हो जाती है। दाबूस के नाम में भी 2 शब्दों का जिक्र है, ऑटोनॉमस और सेंसियंस। ये दोनों ही शब्द बताते हैं कि कहीं ना कहीं दाबूस ऑटोनॉमसली यानी बिना इंसानी मदद के आविष्कार कर सकता है। साथ ही इसमें पर्याप्त स्तर की संवेदनशीलता और चेतना भी है। हालिया संसदीय सत्र में नैनो खाद पर सरकार ने कुछ बातें सामने रखीं। केंद्रीय उर्वरक मंत्री ने एक जवाब में राज्यसभा में बताया कि अगर नैनो खाद का सही इस्तेमाल किया जाए तो इससे फसल पैदावार काफ़ी बढ़ सकती है। नैनो खादों में भी खासकर नैनो यूरिया पर हमें जोर देने की ज़रूरत है। नैनो यूरिया का उत्पादन तेज़ हो, इसके लिए नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने पहले ही इफ्को के साथ MOU किया है। नैनो फर्टिलाइजर्स फिलहाल रिसर्च के दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि नैनो यूरिया पर हुए कुछ ट्रायल से पता चला है कि इससे 50% नाइट्रोजन की बचत की जा सकती है। इस खाद के इस्तेमाल से न केवल पैदावार में बढ़ोतरी होगी बल्कि बायोमास, मृदा स्वास्थ्य और पोषण की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। परंपरागत यूरिया के मुकाबले नैनो यूरिया में न केवल दक्षता ज़्यादा है बल्कि यह सस्ती भी है। इससे किसानी की लागत भी कम होगी। नैनो यूरिया या किसी भी नैनो खाद की खासियत यह है कि इसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका मतलब नैनो यूरिया में कण इतने छोटे हैं कि वे एक बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। इससे पत्तियों सहित पौधे का पूरा हिस्सा अच्छे से कवर हो जाता है। यही वजह है कि परंपरागत यूरिया के मुकाबले नैनो खाद ज़्यादा असरदार है। वहीं इनमें अपटेक एफिशिएंसी भी 80% अधिक होती है। इसकी मुख्य वजह है नैनो खाद प्लांट न्यूट्रिएंट को एक नियंत्रित गति में रिलीज करती है। अपटेक एफिशिएंसी ज़्यादा होने से पौधे की न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। इससे उर्वरक में मौजूद पोषक तत्वों का अच्छे से इस्तेमाल होता है। जानकार बताते हैं कि नैनो खाद के इस्तेमाल से न्यूट्रिएंट लीचिंग कम हो जाती है। इसका मतलब है कि मिट्टी की निचली लेयर्स में पोषक तत्वों का जाना या पोषक तत्वों का नुकसान होना पहले से कम हो जाता है। नैनो फर्टिलाइजर से मिट्टी में जल धारण करने की कैपेसिटी भी पहले से अधिक हो जाती है, यानी फसलें अब पानी का सही इस्तेमाल कर अधिक पैदावार दे सकती हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन सर्कुलेशन की गति में कुछ अंतर अब साफ नजर आ रहा है। दरअसल कुछ समय पहले नेचर क्लाइमेट चेंज पत्रिका में छपे एक लेख में इस बात का जिक्र किया गया है। वहीं IPCC ने भी बताया है कि 21वीं सदी में AMOC यानी अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन में गिरावट देखी जा सकती है।
एएमओसी को समझने के लिए पहले हमें ओशियन कन्वेयर बेल्ट के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ओशन कन्वेयर बेल्ट समुद्री धाराओं का एक वैश्विक पैटर्न है जो पूरे ग्लोब पर हमेशा गति करता रहता है। हम जानते हैं कि समुद्री जल के तापमान और लवणता में अंतर की वजह से महासागरीय जल गति करने लगता है, इसलिए इसे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन भी कहते हैं। ओशन कन्वेयर बेल्ट सभी समुद्री बेसिन्स में ऊष्मा और पोषक तत्वों का वितरण करता है। एएमओसी ओशन कन्वेयर बेल्ट का ही हिस्सा है जिसका संबंध अटलांटिक महासागर से है। एएमओसी उष्णकटिबंध से गर्म जल को उत्तरी गोलार्ध में ले जाने का काम करता है। बाद में यही क्रम ध्रुवों से उष्णकटिबंध की तरफ शुरू होता है। धीरे धीरे ऊष्मा का वितरण दक्षिणी अटलांटिक महासागर तक होता है। इसके बाद आर्कटिक सरकमपोलर करंट के जरिए ऊष्मा और लवणता का वितरण पूरे समुद्री बेसिन में हो जाता है। एएमओसी एक बड़ी महासागरीय प्रणाली है जिसमें गल्फ स्ट्रीम और एनएडी यानी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की मुख्य भूमिका है। जानकारों का मानना है कि एएमओसी के कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह आर्कटिक बर्फ का पिघलना है। इससे गल्फ स्ट्रीम और एनएडी का पैटर्न भी कमजोर हो रहा है। अगर यह आगे भी जारी रहा तो इसका सबसे बड़ा असर यूरोप की जलवायु पर होगा। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है जिससे उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर मौसम अपने चरम पर नहीं पहुंच पाता। वहीं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में जब गल्फ स्ट्रीम यूरोपीय तट पहुंचती है तो यहाँ भी जलवायु को मॉडरेट करती है। अगर गल्फ स्ट्रीम कमज़ोर होगी तो यूरोप की जलवायु पहले से और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। इससे यूरोप में वर्षा की मात्रा कम हो सकती है। चूँकि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में जल गर्म होता है, इसलिए पश्चिमी यूरोप के तटीय इलाकों में जलीय मार्ग बनते हैं। ऐसे में एएमओसी के कमज़ोर होने से पश्चिमी यूरोप के पोर्ट्स पर भी विपरीत असर होगा। देश के अलग अलग राज्यों में बुजुर्गों के जीवन की क्या स्थिति है, इस पर हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया है। यह इंडेक्स है क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स। यह इंडेक्स EACPM यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर ने जारी किया है। हालांकि इसे तैयार करने में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस की मुख्य भूमिका रही है। इंडेक्स से जुड़ी रिपोर्ट में बुजुर्गों की उन समस्याओं को सामने रखा जाता है जिन पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। रिपोर्ट में पहले एजिंग यानी उम्र वृद्धि के आधार पर क्षेत्रीय पैटर्न को दिखाया गया है। बाद में इसी के आधार पर पूरे भारत में उम्र वृद्धि की परिस्थितियों का आकलन किया जाता है। इंडेक्स तैयार करते समय खास तौर पर 4 पिलर्स का ध्यान रखा गया है। ये हैं वित्तीय कल्याण, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य प्रणाली और आय की सुरक्षा। इसके साथ ही 8 सब पिलर्स का सहारा भी लिया गया है। ये हैं आर्थिक सशक्तिकरण, शैक्षिक उपस्थिति और रोजगार, सामाजिक स्थिति, शारीरिक सुरक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और पर्यावरण के प्रति अनुकूलता। इंडेक्स पर नज़र डालें तो यहाँ राज्यों को बुजुर्गों की स्थिति के आधार पर रैंकिंग दी गई है। बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में राजस्थान रैंकिंग में सबसे ऊपर है। इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु का नाम आता है। वहीं तेलंगाना को श्रेणी में 10वें यानी आखिरी पायदान पर रखा गया है। अपेक्षाकृत बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश का स्कोर सबसे ज़्यादा है। इसके बाद उत्तराखंड और हरियाणा का नाम है। इधर गुजरात सबसे निचली रैंक पर है। पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम और मेघालय का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है, जबकि यूटीज़ में चंडीगढ़ सबसे ऊपर है। खबर की शुरुआत में हमने EACPM का जिक्र किया था। EACPM का गठन एक आर्थिक सलाहकारी निकाय के तौर पर किया गया था। यह परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो आर्थिक मामलों में भारत सरकार और उसमें भी खासकर प्रधानमंत्री को सलाह देती है। वर्तमान में इस परिषद की अध्यक्षता विवेक देबरॉय कर रहे हैं। इस साल सितंबर में UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जीनोफोबिया एंड इनटॉलरेंस के पूरे 20 साल हो जाएंगे। इस मौके से पहले ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक बड़ी पहल की है। बैठक में सदस्य देशों ने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव के जरिए एक खास फोरम की स्थापना हुई है। फोरम का नाम है परमानेंट फोरम ऑफ पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। इस बॉडी का काम होगा कि वह अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ होने वाले भेदभाव के मामलों को निपटाने में मदद करे। वहीं अफ्रीकी मूल के लोगों के जीवन में सुधार के लिए कोशिशें करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस फोरम के साथ एक खास बात और जुड़ी है, वो यह कि इसे इंटरनेशनल डिकेड फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट के दौरान गठित किया जा रहा है। इस दशक की शुरुआत जनवरी 2015 में हुई थी और यह दिसंबर 2024 में खत्म होगा। इस फोरम में 10 सदस्य होंगे। इनमें 5 सदस्यों का चुनाव महासभा ही करेगी।
कोशिश रहेगी कि ये सदस्य हर क्षेत्र का मोर्चा संभालें। अन्य 5 सदस्यों को मानवाधिकार परिषद नियुक्त करेगी। हालांकि इस मामले में क्षेत्रीय समूहों और अफ्रीकी मूल के लोगों से जुड़े संगठनों से राय मशविरा किया जाएगा। माना जा रहा है कि अगले साल इस फोरम का पहला सेशन आयोजित होगा। BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड और यूपी एक्सप्रेस वेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह MOU दरअसल उत्तर प्रदेश में एक BDL की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए किया गया है। यह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए काम करेगी। MOU के तहत इस कॉरिडोर में 400 करोड़ के निवेश पर दोनों के बीच सहमति बनी है। BDL इस समझौते के तहत झांसी में 250 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करेगा। यह भूमि 30 सालों के लिए पट्टे पर ली जाएगी। हालांकि जरूरत पड़ी तो यह अवधि 90 साल तक भी हो सकती है। बता दें कि रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार अब डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर का विकास 6 नोड्स पर हो रहा है। इनमें शामिल हैं लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट। भूमि अधिग्रहण के लिहाज से इनमें झांसी सबसे बड़ा केंद्र है। इन सभी को आपस में कनेक्ट करने के लिए कुल 6 बड़े रास्तों का इस्तेमाल होगा। इनमें शामिल हैं यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे। यहाँ परीक्षा के लिहाज से हमारे लिए BDL अहम हो सकता है। BDL रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक उपक्रम है। फिलहाल इस कंपनी को कैटेगरी 1 मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इस कंपनी को गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में स्थापित किया गया था। यह देश का एकमात्र ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जो मिसाइल और सैन्य बलों के लिए अंडर वाटर वेपन्स के विनिर्माण से जुड़ा है। तो आइए अब नजर डालते हैं बुलेटिन पर आधारित 5 सवालों पर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन के लिए उसी तरह के विशेष बहुमत की जरूरत होती है जो अनुच्छेद 249 के तहत संसद को विधि बनाने के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित करने हेतु उपयोग में लिया जाता है। दूसरा कथन, संघवाद से संबंधित किसी भी प्रावधान को प्रभावित करने वाले संशोधन विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ ही आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति की जरूरत होती है। तीसरा कथन, अनुसूची 1 में किए गए बदलाव को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या उपर्युक्त सभी। दूसरा प्रश्न, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वैश्विक सम्मेलन की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने की। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, यूनेस्को, UNDP और अंकटाड मिलकर करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तीसरा प्रश्न, क्लाइमेट चेंज एंड लैंड रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जारी करती है? ऑप्शन है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC, UNFCCC, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, या फिर क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधाराओं के प्रभाव हो सकते हैं? पहला, पश्चिमी यूरोपीय तटों पर पत्तनों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनना। दूसरा, उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिम भागों में मत्स्यन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनना। तीसरा, कालाहारी मरुस्थल के निर्माण में भूमिका। और चौथा, अमेरिका यूरोप समुद्री जलमार्ग में अक्सर घने कोहरे का निर्माण। निम्नलिखित कूट का उपयोग कर उत्तर दीजिए। कूट हैं केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1 और 4 या केवल 2 और 3। पांचवा प्रश्न, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है पार सीमा आवागमन यानी ट्रांस बाउंड्री कम्युनिकेशन, अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा, इंटरनेट प्रौद्योगिकी या फिर अंतर्राज्यीय ई कचरा प्रबंधन। तो चलिए अब मैप सेक्शन पर नजर डालते हैं। मैप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर जिस देश की बात करेंगे वह है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो।
तो दरअसल भारत के शहर बेंगलुरु में कुछ दिनों पहले कांगो के एक निवासी की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से शहर में हंगामा मचा हुआ था। तो आज के सेशन में हम रिपब्लिक ऑफ कांगो को कवर करेंगे। तो मैप में इसको देखते हैं। पहली बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको इस नक्शे में कांगो नाम से दो देश दिख रहे होंगे। पहला है रिपब्लिक ऑफ कांगो, दूसरा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो हम यहाँ पर बात करेंगे रिपब्लिक ऑफ द कांगो की। तो रिपब्लिक ऑफ द कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले है, और अगर इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह पश्चिमी मध्य अफ्रीका में स्थित है। एक और ख़ास बात इस देश की यह है कि भूमध्य रेखा इस देश को बीच से लगभग काटती है, और इस देश का उत्तरी हिस्सा जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है वह उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी हिस्सा जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में है वह दक्षिणी गोलार्ध में आता है। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का मतलब हुआ, जब हम पृथ्वी को इस तरह से दो भागों में काटेंगे तो ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। वहीं यदि हम पृथ्वी को इस तरह से दो भागों में बांट करके देखें तो यह हिस्सा पूर्वी गोलार्ध होगा और यह हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध होगा। तो जो बीच की रेखा है उसे हम प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। इस आधार पर देखें, प्राइम मेरिडियन के आधार पर, तो यह जो देश है रिपब्लिक ऑफ कांगो, यह पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। ठीक है, अब हम इसके सीमाई देशों को देखें तो द रिपब्लिक ऑफ कांगो के उत्तर में कैमरून और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक मौजूद है। वहीं जो इसका पूर्वी और लगभग दक्षिणी हिस्सा है वहां पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो मौजूद है। इसके दक्षिण पश्चिम में अंगोला का एक बाहरी क्षेत्र काबिंदा मौजूद है। साथ ही इसकी एक जो सीमा है वह अटलांटिक महासागर से भी लगती है, या इसकी दक्षिणी पश्चिमी सीमा है। वहीं इसके पश्चिम में गैबन अवस्थित है। ये हुई इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात। अब अगर हम इसकी अन्य भौगोलिक दशाओं की बात करें तो इसका जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जो अटलांटिक महासागर से लगता है, तो यहाँ पर लगभग मैदानी भाग है जो पूर्व की ओर जाते हुए इसकी हल्की सी ऊंचाई बढ़ती जाती है, और इस देश के लगभग पूरे भाग में घने जंगल और मैदान मौजूद हैं। यहाँ पर घने जंगलों के होने की जो मुख्य वजह है वह है भूमध्य रेखा का यहाँ से होकर गुजरना। तो हम भूमध्य रेखा के सहारे ही इस देश की जलवायु की भी बात करेंगे। तो इस देश की जलवायु चूँकि भूमध्य रेखी जलवायु है, इस वजह से यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वह लगभग 12 महीने लंबवत पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से यहाँ पर तापमान अधिक होता है, और लगभग अन्य क्षेत्र जैसे शीतोष्ण कटिबंध के आधार पर देखें तो यहाँ पर मौसम नहीं बदलते। ठीक है, लेकिन सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत तो पड़ती हैं, लेकिन ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, उसके बावजूद यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। इसका एक कारण है कि जैसे ही यहाँ पर तापमान बढ़ता है उसके चलते यहाँ पर वाष्पन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और बहुत तेज़ी से यहाँ पर बारिश होती है, और यह बारिश लगभग हर दिन होती है, जिसकी वजह से यहाँ तापमान लगभग कम ही रहता है। यहाँ पर जो बारिश है वह संवहनीय वर्षा होती है। तो जो संवहनीय वर्षा है उसको एक बार समझ लें। देखिए, जब सूर्य की किरणें यहाँ के धरातल पर लगातार पड़ती रहती हैं तो धरातल गर्म होने लगता है, जिसकी वजह से धरातल पर मौजूद जो वायु है वह भी गर्म होने लगती है। वायु के गर्म होने से उसमें फैलाव होता है और वायु हल्की होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। तो जब वायु हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है तो अपने आसपास के समुद्री या तटीय क्षेत्रों से नमी को अवशोषित करती जाती है, और एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद यह ठंडी होकर संतृप्त हो जाती है, और यहाँ पर कपासी मेघों का निर्माण होता है। कपासी मेघों के अंतर्गत संघनन की प्रक्रिया के चलते बहुत ही भारी मात्रा में मूसलाधार बारिश होती है। साथ ही एक और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर बारिश, बिजली की चमक, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ संवहनीय वर्षा होती है। यह जो वर्षा है यह लगभग दोपहर के कुछ समय बाद यानी 2 से 3 बजे के आसपास होती है, और एक कुछ समय के लिए मूसलाधार यानी बहुत तेज़ी से बारिश करने के बाद आसमान साफ हो जाता है। एक और बात, यहाँ पे जो वायु की संतृप्त अवस्था है वह यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वनों के होने के चलते है, जिनके ऊपर की ओर, इन वनों की ऊपर की दिशा में यानी ऊपरी क्षेत्रों में आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है यानी ह्यूमिडिटी, जिसके चलते तापमान काफ़ी कम रहता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो वनों के प्रकार पाए जाते हैं उनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र
वर्षा वन पाए जाते हैं। यहाँ पे जो वृक्ष हैं वह चौड़ी पत्ती वाले होते हैं और वनों के 5 स्तर यहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें जो प्रमुख वन हैं यानी कि जो प्रमुख पेड़ हैं उनमें रबर, एबोनी, महोगनी और गटापार्चा आप इन्हें देख सकते हैं। इस तरह की वनस्पति का अगर हम विस्तार देखें तो दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन, गिनी के तटीय इलाकों में, इसके अलावा ग्वाटेमाला और होंडुरास में भी पाई जाती है। अगर हम यहाँ की नदी की बात करें, यहाँ की प्रमुख नदी कॉन्गो नदी है। इसे जायरे नदी भी कहते हैं। इसकी जो उत्पत्ति है वह तंजनईका झील और एम्वारू झील के पास होती है। यहाँ का जो हाईलैंड एरिया है यहाँ से यह निकलती है और उत्तर की ओर बहती हुई एक घुमावदार मार्ग लेती है और दक्षिण पश्चिम की ओर जाते हुए यह अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। यह जो नदी है कॉन्गो नदी, यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में सीमा बनाती है। साथ ही कुछ समय के लिए यह सीमा अंगोला और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच भी बनाती है। इस नदी की एक और ख़ास बात यह है कि यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो ऐसा प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये हुई इसकी बात। तो अब हम अगले बुलेटिन के मैप सेक्शन में बात करेंगे ग्रीस के बारे में, क्योंकि ग्रीस के जंगलों में आग लगी है जिसकी वजह से वहाँ की राजधानी एथेंस के पास काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपको ग्रीस से सटे हुए जो कुछ प्रमुख समुद्री क्षेत्र हैं उनका नाम बताना है। तो आज के मैप सेक्शन में इतना ही। शुक्रिया। हाल ही में आयोजित G20 डिजिटल मंत्रियों की बैठक में डिजिटलीकरण का लाभ उठाने के लिए लचीला, मजबूत, सतत और समावेशी विकास यानी रेजिलिएंट, स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रिकवरी मॉडल अपनाने की घोषणा की गई है। मंत्रियों ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल सरकार के आधार पर सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की है। राष्ट्रमंडल सचिवालय ने वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 जारी किया है। इसमें भारत 122वें स्थान पर है। यह सूचकांक दुनिया भर के 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापता है। सिंगापुर पहली बार शीर्ष पर रहा है। इसके बाद स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा और डेनमार्क का स्थान है। भारत और सऊदी अरब अपने बढ़ते रक्षा और सैन्य सहयोग को देखते हुए अपना पहला नौसैनिक अभ्यास करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस अभ्यास का नाम अल मोहद अल हिंदी 2021 रखा गया है। अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारत का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS कोच्चि सऊदी अरब पहुंच चुका है। यह कोलकाता श्रेणी के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल, इसे कोड नेम प्रोजेक्ट 15A के तहत भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड को बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कहे जाने की बात कही है। सरकार द्वारा ऐसा 1925 में हथियार खरीदने के लिए काकोरी में एक ट्रेन को लूटने के लिए फांसी पर लटकाए गए क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा गया। इस घटना को संदर्भित करने के लिए आधिकारिक संचार में इस नए नाम का इस्तेमाल किया गया था। सरकार के अनुसार उन वीर सपूतों का कार्य देश को आजादी दिलाना था, जिसे काकोरी ट्रेन साजिश के रूप में वर्णित करना अपमानजनक है। महाराष्ट्र सरकार ने IT क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। यह पुरस्कार IT क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कंपनियों और संस्थाओं को प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 20 अगस्त यानी स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस पर दिया जाएगा। बीते दिनों केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी AIIA में बहुउद्देशीय योग हॉल और मिनी ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। उन्होंने AIIA द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और संस्थान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद संस्थान बनाने के लिए अपने पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि AIIA में आयुर्वेद में दुनिया का पहला बायोबैंक स्थापित करने की बात की जा रही है।
हाल ही में डूरन कप के 130वें संस्करण का आयोजन किया जाना है। इसके लिए 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 की तारीख निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि डूरन कप टूर्नामेंट दुनिया का तीसरा सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट का आयोजन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF और IFA पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से किया जाएगा। डूरन कप एक प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसका आयोजन पहली बार 1888 में हिमाचल प्रदेश के डगशाई में किया गया था। नासा ने एक विजुअलाइजेशन टूल बनाया है जो भविष्य में समुद्र के स्तर में वृद्धि के डेटा को जनता के लिए सुलभ बना देगा। इस टूल की सहायता से अब यह देखना संभव है कि आने वाले वर्षों में दुनिया भर में समुद्र का स्तर कैसा दिखेगा। यह IPCC की 6ठी आकलन रिपोर्ट के अनुमानों के आधार पर विवरण को देखने के लिए सुलभ बनाता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 1000 करोड़ रुपए और सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए अतिरिक्त 300 करोड़ रुपए की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य में रोपवे और केबल कारों के लिए हर संभव मदद प्रदान करेगी। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में टिहरी झील के लिए 2 लेन के सुरंग के निर्माण की मंजूरी की बात कही। इस टनल की कुल लंबाई 35 किलोमीटर और अनुमानित लागत 8,750 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।